ठीक है बेटा, तो अब क्या हो गई कि ये तो हम लोग समझ गए, समझ गए ना? क्या समझ गए कि जो भारत जो है वो एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक गवर्नमेंट है एक, और दूसरी बात यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है। इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं। तो अब अगर बात करें कि जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा गया भारत के बारे में, क्या लिखा गया? द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा गया? राज्यों का समूह। ठीक है, कहीं पर भी फेडरल वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया इस दौरान। तो ये जब लिखा गया तो आखिर फेडरल, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है। क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं हम? इसलिए बोलते हैं क्योंकि फेडरल होने के लिए जो प्रिंसिपल्स चाहिए, जो सिद्धांत चाहिए, वो सिद्धांत फॉलो हो रहे हैं। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 3 तरह के गवर्नमेंट है हमारे पास, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, और एक है पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और तीनों गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? अपने पावर को शेयर कर रही है। किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर कर रही है किसके साथ? पंचायत के साथ। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल अपने पावर को शेयर कर रही है स्टेट के साथ, स्टेट अपने पावर को शेयर कर रही है पंचायत के साथ। अब रहा बात कि किस मुद्दे को लेकर कौन डिसीजन लेगा, किस टॉपिक को लेकर कौन कानून बनाएगा, यह कैसे तय होगा? तो इसके लिए लिस्ट तैयार किया गया है। कैसे? सेंट्रल के लिए जो लिस्ट तैयार किया गया उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। और स्टेट के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है स्टेट लिस्ट। ठीक है ना? सेंट्रल के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। स्टेट के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। और ये बातें कहाँ हैं? ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आर्टिकल 246। बेटा ये हो सकता है आपके बुक में ना हो, लेकिन ध्यान में रखिए कहाँ है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में 246 में क्लियरली यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि किन किन टॉपिक्स पर सेंट्रल डिसीजन ले सकता है और किस किस मुद्दों पर स्टेट डिसीजन ले सकता है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी बता सकता है। कल ही हम लोग पढ़े थे कि कोर्ट भी बता सकता है किसको? सेंट्रल को और स्टेट को। तो ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जैसे बैंकिंग, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक आ जाएगा बैंकिंग। बैंक जानते हैं आप? कितने लोग गए हैं बैंक? वाह, बहुत बढ़िया। पैसा निकालने, जमा करने? कितने लोग गए? कितने लोग पैसा निकाले, विथड्रॉल किए हैं? कोई नहीं। कितने लोग डिपॉजिट किए हैं? आप लोग डिपॉजिट भी करते? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बैंकिंग हो गया। ठीक है, अब ये जो बैंकिंग के जो रूल्स होंगे ये स्टेट तय नहीं करेगा, ये कौन तय करेगा? सेंट्रल। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो है वो कहां है? यूनियन लिस्ट में। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? पक्का? जैसे डिफेंस, अगर हम बात करें डिफेंस, तो डिफेंस समझ रहे हैं आप? रक्षा, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय है ना। जैसे आर्मी हो गई या एयरफोर्स हो गई या नेवी हो गई, तो इन सब चीजों पर कौन बात करेगी? सेंट्रल। क्यों? क्योंकि ये किसका, कहां का लिस्ट है? यूनियन लिस्ट में है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में है, तो डिसीजंस या लॉ कहां बनेगी? पार्लियामेंट में। कहां बनेगी? पार्लियामेंट में। बात समझ में आ रही है? अगर इनके लिए अगर कोई कानून बनाना होगा तो सेंट्रल कहां बनाएगा? पार्लियामेंट के जरिए लॉ बनेगा, क्योंकि सेंट्रल का मतलब ही है संसद, और संसद का मतलब सीधा सीधा पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की जब भी हम बात करें तो आपको मालूम है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होकर गुजरेगी मामला। चलो ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट की। किसकी? स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो स्टेट लिस्ट में है, और जिस पर कानून कहां बनेगी? स्टेट में बनेगी। स्टेट में कहां बनेगी? विधानमंडल में। कहां बनेगी? विधान मंडल में। विधान परिषद भी होता है, लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं है। विधान परिषद हर जगह नहीं है। कहां है? अभी नहीं बताएंगे हम। क्यों? क्योंकि 10th में नहीं है। विधानमंडल कहां बनेगी? विधानमंडल में बनेगी। अब जैसे एक जो है, जैसे मान लो मैरिज,
विवाह को लेकर के कोई कानून पास कराना हो, ठीक है, तो वो कहां बनेगी? विधानमंडल में। क्यों? क्योंकि मैरिज कहां, किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। एजुकेशन हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया। अब यहां पे मामला फंसेगा थोड़ा सा, आपके बुक में एग्रीकल्चर भी दिया हुआ है, लेकिन कल हम क्या बोले थे? एग्रीकल्चर कहां का मुद्दा है? कॉन्करेंट लिस्ट का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट का ही मुद्दा है, लेकिन 1953 में, कब? 1953 में नेहरू जी ने, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 1950 में। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 70% लागू कब हो गई थी? नवंबर में, 26 नवंबर को, ठीक है। तो पूरी की पूरी कब लागू हो गई? 1950 में। बात समझ में आ रही है? तो 1953 में जब संविधान लागू हुई 1950 में, तो नेहरू जी ने संशोधन करना शुरू किया। संशोधन समझते हैं? अमेंडमेंट। संशोधन मतलब कुछ उसको में जोड़ा जा सकता है जरूरत के हिसाब से। तो 1953 में नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, तो नेहरू जी ने 1953 में तीसरा संशोधन करते हुए, कितना? तीसरा संशोधन करते हुए एग्रीकल्चर को कहां डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो कहां आ गई? कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने नंबर पर आई? 33 नंबर पर। जब आप कॉन्करेंट लिस्ट निकालेंगे तो एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारे चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगी। जो जब आप 33 नंबर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी बातें कॉन्करेंट लिस्ट में ली गई हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके बुक में है भी नहीं, हम आपको अलग से बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई है तो हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों आपसी समझ से बात को आगे बढ़ाएंगे, और अगर दोनों के डिसीजन में कोई टकराव होता है तो सेंट्रल का जो कानून होगा उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254, ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 254 में क्या लिखी गई है कि अगर दोनों में टकराव हुआ तो किसकी बात को प्राथमिकता दी जाएगी? सेंट्रल की बात को। यानी मान लो विधानमंडल से भी कानून पास हो गया और संसद से भी पास हो गया, ठीक, और दोनों में टकराव है, तो संसद वाले जो लॉ होगा उसको माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 250। बेटा इतना जरूरत है नहीं, लेकिन हम बोल दे रहे हैं आपको ताकि अभी से आप सीखे चीजों को। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है, चलो ठीक है। अब इसके बाद बात आती है यूनियन टेरिटरी को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। आप जब बुक पढ़ेंगे तो बातें आपको समझ में आएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बुक में लिखी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक अपडेट कब हुई थी? 2005 में, ठीक है, वही चल रही है अभी। उससे पहले की जो एनसीईआरटी बुक थी वो ओल्ड एनसीईआरटी थी, और अभी जो एनसीईआरटी चल रही है वो न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी बोलने का मतलब है 2005 से, ठीक है। तो उस समय तो जम्मू कश्मीर थी, और जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको बताएं वो एक अलग ही स्टेट रहा है। अलग बोलने का मतलब जैसे हमारे यहाँ जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, जम्मू कश्मीर में 6 साल का होता है, वहां का मामला ही अलग है। बात समझ में आ रही है? उसके बारे में किसी दिन हम आपको बहुत डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन अभी 2019 में क्या हुआ? आर्टिकल 370 पारित हुआ और आर्टिकल 370 हटा दिया गया, और जैसे ही आर्टिकल 370 हटा दिया गया बहुत सारे लॉज जम्मू कश्मीर से हट गए। बात समझ में आ रही है? और वो अब यूनियन टेरिटरी बन गई। तो जो बुक में यूनियन टेरिटरी की संख्या है वो अब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक नई यूनियन टेरिटरी वहां पर आ गई, वो अब स्टेट नहीं रही, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। तो आप जो पढ़ेंगे वो अपडेटेड नहीं होगा थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का भी अपडेट नहीं किया गया है।
बात समझ में आ रही है, लेकिन हम आपको अपडेट कर देंगे। तो खैर यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट है? क्लियर है सब कुछ? चलो